नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के सीमांचल से है और थंबनेल में देख लिया होगा कि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह बिहार के सीमांचल आ रहे हैं। आखिर सीमांचल आने से किन लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं? उसमें से कई दिग्गज हैं। उन दिग्गजों के बारे में बात में करेंगे। पहले पार्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नींद अगर किसी की उड़ी है तो वो बीजेपी है, और उसके बाद अगर किसी की नींद उड़ी है तो वो पार्टी जेडीयू है। और अगर बात तीसरे फ्रंट की जाए तो तीसरी पार्टी कौन सी है, तो वो पार्टी AIMIM है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि राजद या कांग्रेस। देखिए दर्शकों, अगर लगातार चुनाव के विषय में देखा जाए और चुनाव में स्ट्रेटजी के बारे में देखा जाए तो बिहार के सीमांचल से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट आने रहे हैं। और सीमांचल के जो कुछ सीटें हैं जहां पर खासकर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, जहां उनका प्रभुत्व है, वहां से मजलिस ने चुनाव जीता था। बात अलग है कि वो राजद में शामिल हो गए और क्या कुछ हुआ, वो बात की बात है। लेकिन वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो मजलिस के खाते में गया। सिर्फ एक सीट आफाक बाबू चुनाव जीते थे कस्बा से, और उनके सामने कंटेस्टेंट थे पूर्व विधायक प्रदीप दास। और आपको बता दें कि प्रदीप दास कस्बा से रहे हैं। अब हम लोग खैर विषय पर लौटते हैं, विषयांतर नहीं होते हैं, और आते हैं उदय सिंह जी पर। उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह की माँ माधुरी सिंह MP थी, पूर्णिया से ही, और उदय सिंह खुद चुनाव भी लड़े थे। जब हमारे एडिटर ने एक बार इंटरव्यू किया था, और मैंने भी जब इंटरव्यू किया था उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह का, तो पप्पू सिंह ने एक बात कही थी कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वाजपेयी जी ने उन्हें कहा कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में क्या खामी है, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते। तब जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और 2004 से 14 का प्रतिनिधित्व किया। 2014 तक पूर्णिया में उनका एक छत्र राज रहा और बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में रहे। इस बीच क्या होता है, इस बीच कई जनता उनके घर पर पहुंचते हैं और बिहार में राजनीतिक बदलाव होता है। लालू जी सत्ता से बाहर होते हैं। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज होते हैं। सत्ता पर जब वो काबिज होते हैं तो उदय सिंह जी उनके साथ नजर आते हैं, और उदय सिंह जी उन्हें कहते हैं कि बिहार की जनता को बहुत परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जाए। जब वो अनसुना कर देते हैं तो सुशील मोदी जी को भी कहते हैं, हालांकि सुशील मोदी जी अभी इस धरती पर नहीं हैं, तो सुशील मोदी जी को जब कहते हैं तो वो भी इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। जब एक सांसद कह रहा हो वो सत्ता पक्ष को कि भाई ये परेशानी है, तो कोई नहीं सुने तो बड़ी परेशानी होती। फिर उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने आखिर क्या किया? उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने एक रैली की जिसका नाम था वेदना रैली। जैसे वेदना रैली को किया, ये कहा जाता है कि उदय सिंह के चर्चे पूरे भारत में होने लगे, क्योंकि उस दौर में नीतीश कुमार जी का विरोध करना बहुत महंगा हो सकता था, और नीतीश जी का विरोध नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस वक्त मैंने उस सत्ता में आए थे और उन्होंने विकास को लेकर कई सारे काम किए थे। लेकिन उन्होंने बताया था कि राशन और किरासन में जनता को बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि बिजली को लेकर के नीतीश जी के बारे में उन्होंने नहीं कहा। इस बीच जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसको लेकर उदय सिंह पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा में आते हैं। सर ये बताइए कि वेदना रैली आखिर क्या थी और वेदना की जरूरत क्यों पड़ी? वेदना लोगों का दुख है, और वेदना रैली लोगों को एकत्रित करके उनके दुख को, सबके दुखों को सम्मिलित करके अपने शासकों के पास भेजने का था कि आपके यहाँ आपके निज़ाम में ये गड़बड़ी है, इन गड़बड़ियों को ठीक कर दे। लोगों ने उसका गलत अर्थ लिया कि मैंने शायद किसी नेता का, नीतीश जी का या किसी का विरोध किया। ये मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करता ही नहीं। और नीतीश जी से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध तब भी थे, आज भी। जिस निज़ाम को वो चला रहे थे, जिस कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिस चीज को उन्होंने बाखूबी 2005 से 2009-10 तक किया, वो अगर किसी कारण उनका ध्यान भटक गया और यहाँ चीजें जमीन गिरने लगी, तो फिर ये ध्यान आकृष्ट उनका कौन करेगा? क्योंकि सब तो
गुणगान में लगे हुए हैं। अगर सब उनके पाठ ही कर रहे हैं तो उनको बताएगा कौन कि सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है। ये किसका काम है और मुझे कौन चुन के भेजा था? नीतीश जी। मैं नीतीश जी के वोट से जीत के गया था। लोग कहते हैं कि आप उनके कारण जीत के गए थे। जरूर हो सकता है मेरे कारण कोई मुखिया जी जीत रहे हो सकता है कोई हार रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना कि मैंने आपको जिता दिया तो गलत है ना। लोगों ने मुझे जिताया, तो जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया वो लोग आज तकलीफ में हैं। और मैं कहूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी दल का सांसद हूं जिस दल की सरकार है। इसलिए सरकार कुछ भी करे, मैं कान में तेल और आंख में पट्टी लगा के रहूंगा। मेरे बस की बात नहीं है। ये वेदना प्रदर्शन खत्म होता है। वेदना प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में उदय सिंह एक चेहरे के रूप में चर्चित होते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? 2014 का चुनाव आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लहर आता है। कोई टिके न टिके, कांग्रेस टिक नहीं पाई। कांग्रेस की स्थिति बहुत लड़खड़ा गई। हाँ, नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चला, वो सीमांचल में नहीं चला, क्योंकि नीतीश जी उस वक्त अलायंस तोड़ चुके थे। इसके बाद क्या होता है? इसी बीच बिहार के पूर्णिया में भी चुनाव होता है और नीतीश जी पूर्णिया और कटिहार कैंपेन कर रहे थे। इस बीच पूर्णिया के भाजपा से ही विधायक रहे संतोष कुशवाहा जी को नीतीश जी जेडीयू से टिकट देते हैं। टिकट देने के बाद संतोष जी पूर्णिया से सांसद चुने जाते हैं और पप्पू सिंह की हार हो जाती है। लोगों को लगा कि पप्पू सिंह वापस आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। फिर वो आते भी हैं और जब उन्होंने देखा कि भाजपा में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है तो उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और इसमें मदद की उनके ही परिवार के करीबी रहे निखिल रंजन सिंह ने, जो कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। फिर क्या होता है? उन्हें टिकट मिलता है और टिकट में वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी हार हो जाती है। हार होने के बाद वो वापस दिल्ली लौट जाते हैं। दिल्ली लौट जाने के क्रम में पूरे देश में एक नाम चर्चे में आता है। वो नाम आप हम सभी जानते हैं और नीतीश कुमार के कभी करीबी सलाहकार तो कभी 2014 में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने वाले शख्स का पूरा कैंपेनिंग मास्टर कहा गया था। वो नाम है प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर से मुलाकात होती है उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह की दिल्ली में, और दिल्ली में वो बताते हैं कि बिहार में हम राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, संसाधन हमारे पास कम है, आपका नाम और रुतबा और आपके संसाधन की जरूरत है। उदय सिंह बोलते हैं कि थोड़ा रुकिए, वक्त दीजिए। इस बीच प्रशांत किशोर क्या करते हैं? इस बीच प्रशांत किशोर अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह भी उन्हें ये कहते हैं कि हमारे पास तो अभी समय नहीं है, तो फिर आप आगे की सोचिए। हालांकि जो काम है कैंपेनिंग का, प्रशांत किशोर रुकते नहीं हैं, उस पर काम करते रहते हैं। इस बीच उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है और नीतीश कुमार के साथ वो जेडीयू में जुड़ जाते हैं और जेडीयू में जुड़ते हैं और जेडीयू में वो पार्टी में भी रहे और पार्टी में किस पद पर रहे ये भी आप जानते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनका अनबन हो जाती है और फिर वो पार्टी से बाहर हो जाते हैं। फिर प्रशांत किशोर मिलते हैं उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह से। पप्पू सिंह को ये कहते हैं कि हम बिहार में एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? तो उन्होंने हामी भर दी और उसके बाद प्रशांत किशोर को अपना शेखपुरा हाउस दिया। उसी शेखपुरा हाउस से आज जन स्वराज की बड़ी क्रांति शुरू हो रही है। अब जन स्वराज क्या है और जन स्वराज क्या करने वाला है, इस विषय में जब हमने उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह से पूछा तो क्या उन्होंने जवाब दिया, जरा आप देख लीजिए। जन स्वराज एक ऐलान है। जैसे सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, बिहार के लोगों को उठाने के लिए, जगाने के लिए एक अलार्म की घंटी बज रही है। उनको ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, तो किसी और को उसके लिए जिम्मेदार न ठहराकर अगर अपने अंदर आप देख लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप खुद जिम्मेदार हैं बिहार को और अपने आप को यहाँ रखने के लिए, क्योंकि आप बहुत सहज तरीके से ठगे जा सकते हैं। और जब
हमारे जैसे राजनीति में जो खिलाड़ी हैं उन्हें पता लगता है कि हमारे लोगों को हम ठग सकते हैं बड़े आसानी से, तो हम वो रास्ता अपना लेते हैं। और इसलिए बिहार की जनता हर 5 वर्ष के बाद मैं आपसे पूछती है कि भाई ये भी 5 वर्ष बीत गए, मैं तो वहीं हूँ, मेरे बच्चे को तो नौकरी है नहीं, मेरे घर में तो कोई सुविधा है नहीं, मैं तो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया, मेरी आर्थिक स्थिति तो और दयनीय हो गई। तो फिर कोई और चला आता है और फिर कोई और नए वादे कर देता है, और उन वादे इतने लुभावने होते हैं कि मैं फिर उस जाल में फंसता हूँ। एक बिहारी होने के नाते उस जाल में मैं फंस जाता हूँ, 5 वर्ष तक फंसा हुआ रहता हूँ, फिर बड़े मुश्किल से निकलता हूँ, लेकिन फिर फंसता हूँ। दर्शकों, आपने देखा कि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने क्या कुछ बताया। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ बदलने वाला है। उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह बिहार के सीमांचल आ रहे हैं, बेगूसराय होते हुए भागलपुर को कवर करते हुए पूर्णिया आएंगे। पूर्णिया में जनसुराज के जो भी कैंडिडेट होंगे, ये अब तक घोषित हुए नहीं हैं, घोषित हो सकते हैं। और जैसे पूर्णिया आएंगे तो किसी की नींद खराब हो ना हो, जो पूर्णिया में पिछले 2 टर्म से एमएलए बने हुए हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ साथ किन किन लोगों की परेशानी बढ़ी है, उस परेशानी में एक नाम बीमा भारती का है, दूसरा नाम जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह का है, तीसरा नाम मजलिस पार्टी का है। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो लॉबी है वो सबसे ज़्यादा अभी मुसलमानों पर ही काम कर रही है। तो क्या सीमांचल में ओवैसी अगर वोट काट रहे हैं तो क्या जनसुराज वोट नहीं काटेगी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब AIMIM पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आए थे ना, तो सभी कांग्रेसियों ने यह कहा था कि मजलिस का कुछ नहीं होगा सीमांचल में। लेकिन जब चुनाव में परिणाम घोषित हुए और उस दरमियान जनसुराज एक्टिव नहीं हुई थी, जनसुराज इस चुनाव में फाइनली एक्टिव है और लगातार वो सर्वे भी करा रही है। और इस सर्वे के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन बिहार के सीमांचल में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की एंट्री से अगर किसी की सबसे ज्यादा नींद उड़ी है तो उसका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिया की विधायक मंत्री लेसी सिंह, बीमा भारती और मजलिस के कार्यकर्ताओं को क्या परेशानी होगी? आप ये सोच रहे होंगे मैं सब कुछ के बारे में तो कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो दर्शकों, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ये कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर कांग्रेस बसता है और कांग्रेस इस वक्त सीमांचल में बहुत ही निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। उनकी स्थिति अभी बहुत बेहतर नहीं है। जो पार्टियां सबसे बेहतरीन पोजीशन पर हैं उसमें से अभी मजलिस है, आरजेडी है, जेडीयू है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।